नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइट विद एसएससी में। आज की इस क्लास में हम भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, जो कि हमारे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम अनुच्छेद 1 पे। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यह अनुच्छेद भारत के भू क्षेत्र को भी परिभाषित करता है। संघ का मतलब ये होता है कि इसमें क्या है, भारत से कोई भी राज्य जो है वो अलग नहीं हो सकता है। और भू क्षेत्र को परिभाषित करता है, इसका मतलब ये है कि इसी अनुच्छेद में ये बताया गया है कि भारत की जो सीमा है, यानी भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। चलिए अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अगला है अनुच्छेद 2। इस क्लास में हम सिर्फ वही अनुच्छेद करेंगे जो कि हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 2। इसमें ये है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें लिखा गया है संसद को नए राज्यों को भारत के संघ में प्रवेश देने और नए राज्यों की स्थापना का अधिकार है। अर्थात यदि कोई राज्य ऐसा या कोई क्षेत्र ऐसा जो कि पहले से भारत में नहीं है, अब उसे भारत में जोड़ना है, तो उसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। चलिए आगे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। ये क्या है? राज्यों का निर्माण और सीमाओं का परिवर्तन। इसमें लिखा गया संसद को राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। इसमें ये लिखा गया है कि भारत में जो राज्य हैं, यानी भारत के जो वर्तमान में राज्य हैं, उन राज्य के सीमाओं को यदि परिवर्तित करना है, उसके क्षेत्र को यदि परिवर्तित करना है, उसके नाम में कोई परिवर्तन करना है, तो उसका अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास है। जबकि अनुच्छेद 2 में क्या था कि यदि कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है, उसे भारत का हिस्सा बनाना है, तब भी क्या है? उसका भी अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो आप लोग अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 9, दोहरी नागरिकता या विदेशी नागरिकता का निषेध। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकारता है तो वह भारत की नागरिकता खो देगा। यानी यदि कोई व्यक्ति जो है वो किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसको क्या है, उसकी भारत की नागरिकता जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। वो दोनों जगह की नागरिकता एक साथ नहीं ले सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 10, जिसमें क्या है? नागरिकता का अधिकार। इसमें है भारतीय नागरिकता से संबंधित अधिकार संविधान के जोन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यानी अनुच्छेद 10 में आपका क्या है? सिर्फ नागरिकता का अधिकार दिया गया है कि ये क्या है? ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी नागरिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में है संसद के पास नागरिकता के अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। यानी 11 में ये कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित यदि कोई भी कानून बनाना है तो उसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। चलिए आगे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है राज्य की परिभाषा। यहाँ पे जो राज्य, ये जो भारत में राज्य हैं, उन राज्यों की बात नहीं की गई है, यहाँ पे कुछ अलग ही राज्य की बात की गई है। आप देखेंगे क्या लिखा गया है। लिखा है राज्य में भारत की सरकार, संसद, राज्य सरकारें और अन्य स्थानीय प्राधिकरण आते हैं। इसमें भारत की सरकार को भी एक तरह से क्या कहा गया है? राज्य कहा गया है। संसद को भी, राज्य सरकारों को भी, और अन्य स्थानीय प्राधिकरण। जैसे इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे राज्य से मतलब ये नहीं है कि जैसे यूपी, बिहार, ये राज्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जैसे आप कह सकते हैं कि रेलवे हो गया, तो रेलवे को भी एक तरह से एक स्टेट ही कहा जाएगा। यानी कि रेलवे जो है वो अपनी सारी भर्तियां निकालता है, सारी चीजें मैनेजमेंट देखता है, तो वो एक तरह से वो एक अलग स्टेट हो गया। यूपीएससी जो है ये क्या है? ये एक अपना अलग स्टेट हो गया। तो यहाँ पे इस तरह के राज्य की बात हो रही है, ना कि भारत के राज्यों की बात हो रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 13, जिसमें लिखा गया है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। यानी कि भारत के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसका संरक्षण। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है संविधान के विपरीत कोई भी कानून शून्य होगा और राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगा। यानी कि क्या है? कोई भी कानून जो क्या हो,
जो संविधान के विपरीत हो उसको क्या किया जाएगा, शून्य माना जाएगा। यानी कोई भी ऐसा कानून जो संविधान का उल्लंघन करता हो तो उसको अमान्य कर दिया जाएगा। और क्या है, राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगा। यहाँ पर भी राज्य वही बात हो रही है, जैसे मैंने बताया रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, इन सब की बात की जा रही है कि ये भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते। भले ही ये अपना सारा मैनेजमेंट देखते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जो क्या करे, जो किसी भी भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 14, जिसमें क्या लिखा गया है, विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब हो गया कानून, ठीक है, कानून के समक्ष समानता। यानी लिखा गया है सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। यानी कि कानून की नजरों में हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो कलेक्टर हो, डीएम हो, एसपी हो, जो भी हो, उसको क्या है, कानून के समक्ष वो समान है। यानी कि जो कानून एक गरीब व्यक्ति के लिए होगा वही एक अमीर व्यक्ति के लिए भी होगा। तो यहाँ पे हर व्यक्ति जो है वो कानून की नजरों में बराबर है। आगे चलते हैं। अगला है अनुच्छेद 15, जिसमें क्या है, भेदभाव का निषेध। लिखा गया है राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि इसमें क्या है, वही जो आप लोग को राज्य में बताया गया कि भारत सरकार हो गई या फिर कोई भी अपना एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, रेलवे, जैसे मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि इन्हें स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो ये सब भी क्या कर सकते हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसका एक कह सकते हैं कि एक्सेप्शन भी है, जो कि है आरक्षण। तो वो आरक्षण अपना अलग, जैसे कि होता है ना कि आप कहेंगे कि अगर भेदभाव नहीं किया जाता तो फिर एससी को क्यों, एससी एसटी को क्यों आरक्षण दिया जाता है, तो इसका एक्सेप्शन है, वो अलग ही उसका मैटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आ गया कि कोई भी जो राज्य है, यानी कोई भी स्टेट जो है वो क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16, जिसमें क्या है, रोजगार में समान अवसर। लिखा गया सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी सरकारी नौकरी जो है उसमें भी क्या है, सभी नागरिकों को एक समान अवसर दिया जाएगा। इसमें भी एक्सेप्शन जो है वो आरक्षण है। वो आरक्षण जो है वो क्यों है, उसके बारे में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन वैसे क्या है, वैसे सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है छूत का उन्मूलन। कहा जाता है कि छुआछूत को समाप्त किया जाएगा और इसे एक अपराध घोषित किया जाएगा। यानी कि यदि क्या है, यदि कोई व्यक्ति जो है किसी से छुआछूत की भावना रखता है तो उसको क्या है, उसको एक अपराध घोषित किया जाएगा, उसको अपराधी माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18, जिसको क्या कहते हैं, उपाधियों का अंत। इसमें लिखा गया राज्य द्वारा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी और कोई भी नागरिक विदेशी उपाधियां नहीं ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 18 जो है उसमें क्या है, उपाधियों का अंत। आप ध्यान रखेंगे कि इसमें वही राज्य की बात हो रही है जो आपने राज्य की परिभाषा ऊपर पढ़ी है अनुच्छेद 12 में, वही हर जगह पे उसी राज्य की बात हो रही है, न कि यहाँ पे यूपी, बिहार या कर्नाटक, तेलंगाना उस राज्य की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या है, ये कोई भी किसी को भी कोई स्पेशल उपाधि नहीं दे सकता है और कोई भी नागरिक जो है वो विदेशी उपाधियां भी नहीं ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। इसमें कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कुछ मूल कह सकते हैं अधिकार हैं। सभी नागरिकों को स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने, भारत में कहीं भी जाने और व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं जो हैं वो दी गई हैं अनुच्छेद 19 में। क्या क्या है, स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने, भारत में कहीं भी जाने और व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ये कहता है अनुच्छेद 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 20, जिसमें क्या है, लिखा गया है अपराध और दंड संबंधी संरक्षण। किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो अपराध किए जाने के समय कानून द्वारा परिभाषित नहीं था। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो है जिसने कोई अपराध किया है लेकिन उस वक्त उसको क्या है, कानून के द्वारा अपराध नहीं माना जाता है, और बाद में कोई ऐसा कानून बनता है कि उस कार्य को क्या किया जाता है, अपराध माना जाता है, तो उस व्यक्ति को बाद में उस अपराध के लिए सजा
नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब उस व्यक्ति ने वो किया था तब कानून ने ये नियम नहीं बनाया था कि वो क्या है, वो अपराध है। तो यही बात कही जा रही है कि किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो अपराध किए जाने के समय कानून द्वारा परिभाषित नहीं था। आगे चलिए, अगला है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए, कहा जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है जब तक कि विधि द्वारा उसे वाह न किया जाए। कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, उसके जीवन को व्यक्तिगत ढंग से जीने का, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से उसको निजता का अधिकार है, कुछ प्राइवेसियां जो है उसको अधिकार है। तो इस ये कहता है आपका अनुच्छेद 21, ठीक है। और कहा जा रहा है जब तक कि विधि द्वारा उसे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तक कानून उस पर कोई रोक न लगाए, यानी कि कानून द्वारा उस पर कोई रोक न लगाया जाए, तब तक क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन जीने और उसकी निजता का, यानी उसकी प्राइवेसी का अधिकार है। चलिए, यदि आप किसी की प्राइवेसी भंग करते हैं तो वो क्या कर सकता है, वो आपकी शिकायत कर सकता है कि इसने मेरी प्राइवेसी में क्या किया है, हस्तक्षेप किया है। अगला है अनुच्छेद 21 का ए, शिक्षा का अधिकार। इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है अनुच्छेद 22, जिसमें क्या है, गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा। इसमें लिखा गया है गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ सुरक्षा अधिकार दिए गए हैं, जैसे अधिवक्ता से परामर्श और न्यायालय में शीघ्र पेश किया जाना। ये क्या है, कोई अगर किसी व्यक्ति को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है तो उसके पास भी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए कुछ अधिकार हैं। अधिवक्ता मतलब क्या है, जिसको आप लोग वकील कहते हैं, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने क्या है, अपने वकील से परामर्श ले सकता है, बातें कर सकता है, अपना वकील खुद रख सकता है, और क्या है, और उसका ये भी अधिकार है कि आप उसे जल्दी से जल्दी न्यायालय में पेश करें। यदि आप उसे रोक के रखते हैं तो इसके खिलाफ भी वो आपकी शिकायत कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मानव तस्करी और बलात् श्रम जो है वो निषिद्ध है। जैसे क्या है, वही मानव का बेचा जाना, उनका सौदा करना, ये सब क्या है, ये निषिद्ध है, यानी कि इस पर रोक है। ये भी एक तरह से अपराध माना जाएगा यदि कोई करता है तो। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। इसमें है बच्चों से कारखानों में काम कराने का निषेध। इसमें क्या लिखा गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या अन्य खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं है। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनसे आप कारखानों में या किसी भी उद्योग में कार्य नहीं करवा सकते हैं। यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपको अपराधी माना जाएगा। चलिए अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। इसमें है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने, आचरण का और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना धर्म से संबंधित जो भी उसका व्यवहार है, आचरण है, वो कर सकता है। यानी पूजा पाठ जो है या नमाज पढ़ना, जो जिस धर्म से है उसको उसके आचरण को करने के लिए स्वतंत्रता है, और वो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है, उस पर भी कोई रोक नहीं है। ये सब क्या है, ये सब धार्मिक स्वतंत्रता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 26। इसमें कहा गया है धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं को स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 27। इसमें है धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान नहीं। किसी भी व्यक्ति से कर लगाकर धर्म प्रचार के लिए अनुदान नहीं लिया जा सकता है। सीधे सीधे कह सकते हैं जो धर्म से संबंधित पैसा है उस पर कोई भी कर नहीं लगता है। बस ये बात कही गई इसमें। अगला है अनुच्छेद 28, जिसमें है धार्मिक शिक्षा का संबंध। राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसको भी सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि कोई अगर सरकारी संस्था है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है सीधी सीधी सी बात कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या संस्थान में जो शैक्षणिक संस्थान है यानी शिक्षा से संबंधित है, वहाँ पे आप किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये भी अपराध है। आगे है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें लिखा है किसी भी वर्ग को अपनी भाषा,
लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। यानी यहाँ ये स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए है। इसको क्या है, इसको अनुच्छेद नंबर 29 को संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि संविधान का रीढ़ किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो ये आपके अनुच्छेद 29 को कहा जाता है। और अगर यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि सबसे पहले अल्पसंख्यकों का जो है व्याख्या या अल्पसंख्यकों की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो भी आपका आंसर होगा अनुच्छेद 29। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। यानी वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को के संरक्षण के लिए जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग अल्पसंख्यकों से ध्यान देंगे, जरूरी नहीं कि अल्पसंख्यक जो है वो सिर्फ मुस्लिम ही है, और भी है, सिख हैं, ईसाई हैं, ये लोग भी यहाँ पे अल्पसंख्यक ही हैं भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 30, जिसमें क्या है, जिसमें है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। यानी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित और प्रबंधित करने का अधिकार है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि भारत में जो भी अल्पसंख्यक हैं, चूंकि वो कम संख्या में है, तो इसलिए वो अगर किसी शैक्षणिक संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, उनको थोड़ा सा भाषाओं को, यदि उनकी भाषा अलग है तो वो भाषाओं को समझने में थोड़े से असहज हो सकते हैं। तो यदि और हो सकता है कि भले ही कानून हो लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता हो, वो असहज महसूस करते हो सबके बीच में। तो यदि उनको क्या है, उनको असहजता होती है, तो वो अपनी सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, अल्पसंख्यक लोग अपनी पसंद के, यानी यदि वो चाहें तो खुद शैक्षिक संस्थान बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे मदरसे जो हैं वो क्या है, अल्पसंख्यक जो है वो अपने लिए बनाए हैं, क्योंकि जो शिक्षा वो मदरसे में देते हैं वो क्या है, वो आप किसी ऐसे शैक्षिक संस्थान में नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए उन्हें असुविधा होती है, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए वो छूट दी गई है। आगे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 31, इसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार। इसको क्या है, ये संपत्ति का अधिकार जो है, ये पहले क्या था, ये पहले संवैधानिक अधिकार था। इसको बाद में यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये मौलिक अधिकार जब था तो इससे दिक्कत ये होती कि यदि सरकार को कभी क्या है, कहीं पे कोई पुल बनाना हुआ, कोई सड़क बनानी हुई, तो यदि वो हमारा मूल अधिकार हो जाएगा तो फिर हम उसे देंगे नहीं, हम उसे कह देंगे कि हम नहीं देंगे, और मूल अधिकार पे क्या है, सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो इसमें दिक्कत आ रही थी, तो इस वजह से क्या है, मोरारजी देसाई ने ये संविधान संशोधन किया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा करके मौलिक अधिकार से इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 32, इसमें है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार। व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रिट याचिका दायर कर सकता है। यानी सीधी सीधी सी बात है कि यदि क्या है, यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है, तो वो उसके लिए क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में जाकर के उसके लिए शिकायत कर सकता है। सीधी सीधी सी बात ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 34, जिसमें कि कहा गया है मार्शल लॉ लागू करने के दौरान मौलिक अधिकारों पर रोक। यानी कि मार्शल लॉ आप लोग जानते होंगे, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्या हो जाता है, सैन्य कानून लगाना पड़ जाता है, यानी सेना लगानी पड़ जाती है जब स्थिति कहीं पे बहुत ही बिगड़ जाती है। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, उस टाइम पे या कर्फ्यू कह सकते हैं, जैसे कोरोना के टाइम में लगा था, तो उस टाइम में क्या है, लॉकडाउन, उस टाइम में हमारे मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब ये नहीं है कि आप कर्फ्यू लगा है या फिर लॉकडाउन लगा हुआ है और उस टाइम में आपको आपके मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो आप उसके लिए चले जाएंगे उच्चतम न्यायालय। उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे हर एक नागरिक के कुछ मूल अधिकारों का क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है संसद को, अनुच्छेद 35, जिसमें कहा गया संसद को कुछ मामलों में विधि बनाने का अधिकार, यानी कानून बनाने का अधिकार है कि संसद को कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि कुछ मूल अधिकार हैं जिसमें क्या है, संसद क्या कर सकती है, उसमें सुधार कर सकती है या उनसे संबंधित कानून बना सकती है, ये अधिकार संसद के पास है।
अगला है अनुच्छेद 39 जिसमें क्या है नीति निर्देशक तत्व। इसमें राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के कल्याण के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 40 जिसमें है पंचायतों का संगठन। इसमें क्या है राज्य का कर्तव्य है कि वह पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता स्थापित करे। यहाँ पे राज्य से मतलब है यहाँ पे ये आप स्टेट भी ले सकते हैं या फिर आप केंद्र सरकार भी ले सकते हैं कि उसका क्या है, उसका ये कर्तव्य है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता स्थापित करे। तो आप जानते हैं कि जब पंचायतें नहीं थी तो गांव के जो लोग थे, ग्रामीण जो क्षेत्र थे, वो उच्चतम न्यायालय तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए क्या है, न्याय की सुविधा के लिए यानी हर नागरिक को न्याय मिल सके, इसलिए पंचायतों का गठन किया गया। ठीक है, आगे अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45 जिसमें क्या है बालिकाओं के लिए प्रारंभिक और अनिवार्य शिक्षा। राज्य का कर्तव्य है कि वह 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करें। ये क्या है, ये है कि इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अनिवार्य है, ये सरकार की तरफ से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 49 जिसमें क्या है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। राज्य का कर्तव्य है यानी केंद्र सरकार भी कह सकते हैं आप, यह सरकार का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की रक्षा करे। ये क्या है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे राष्ट्र के महत्व के हैं। तो इनकी रक्षा का भी कर्तव्य किसका है, सरकार का है या राज्य का है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50 जो कि लास्ट है न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण। यानी सीधी सी इसमें बात ये कही गई है कि न्यायपालिका जो है वो क्या है, वो अलग होगी और कार्यपालिका जो है वो अलग होगी। कार्यपालिका से सीधा सा मतलब है संसद से, तो यानी कि ये संसद के कार्यों में न्यायपालिका जो है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका के कार्यों में संसद जो है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और चूंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको क्या किया है 2 पार्ट में बनाया है। तो ये आपका पार्ट 1 था और अगला जो है पार्ट 2 है, उसमें जो बचे हुए अनुच्छेद हैं उसको हम कवर करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।